जय हिंद। क्लास 11th के ये बेसिक केमिस्ट्री का चौथा वीडियो है। आज हम ये समझेंगे कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके जो सूत्र होते हैं उनके बारे में समझेंगे, और उसमें भी खासकर ये समझेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, और क्या समझेंगे कि मूलानुपाती सूत्र से हम अणुसूत्र की गणना कैसे करते हैं। तो उसको समझने से पहले कुछ बातें हैं उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम मूलानुपाती सूत्र की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रतीक। प्रतीक क्या होता है यार कि किसी भी तत्व को सांकेतिक रूप से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि अक्षरों इंग्लिश के अक्षरों का यूज करते हैं, वही हमारा क्या होता है प्रतीक होता है। अच्छा, तत्व क्या होता है सभी को पता है कि एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को हम तत्व कहते हैं, ये बात सबको पता है। आगे क्या है यार, देखिए जो प्रतीक होता है वह प्रत्येक तत्व के लिए निश्चित तथा नियत रहता है। और क्या है, जो प्रतीक होता है कुछ तत्व के प्रतीक उनके अंग्रेजी के अक्षरों से भिन्न होते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जो इंग्लिश नेम होते हैं और उनके जो लैटिन नेम होते हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। इसलिए क्या किया जाता है कि वे जो तत्व होते हैं उनके प्रतीक इंग्लिश के नेम से न लेके उसके लैटिन के नेम से क्या किया जाता है, लिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश नेम लिखे हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो क्या है लैटिन नेम पे लिया गया है। जैसे यहाँ पे नाम लिखा गया है, इंग्लिश नेम है, उसका प्रतीक क्या है और लैटिन नेम क्या होता है। सोडियम इंग्लिश नाम है, सोडियम हम जानते हैं सोडियम को NS दिखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम होता है वह नेट्रियम है। क्या? नेट्रियम। इसलिए सोडियम का प्रतीक SO ये ना लेके क्या किया गया है, ये नहीं लिया गया है। आगे है पोटेशियम। पोटेशियम का क्या होता है K, इसका लैटिन नेम क्या है कैलियम। आयरन को Fe से फेरम, कापर को Cu से इसको क्यूप्रम बोलते हैं, सिल्वर को Ag से इसको एजेंटम बोलते हैं, गोल्ड को Au से इसको औरम बोलते हैं। आगे क्या है टिन। देखिए टिन को SN से, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है स्टेनम है। एंटीमनी की बात करें तो Sb से इसका नेम क्या है स्टेबम है। लेड को हम क्या कहते हैं प्लम्बम कहते हैं, इसलिए इसको Pb से। मरकरी क्या है, मरकरी का लैटिन नेम क्या है हाइड्रोजेरियम, इसलिए इसको हम Hg से। और टंगस्टन को W से, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है वल्फ्राम होता है। ये तो था हमारा प्रतीक। और कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनको हम क्या करते हैं उनके इंग्लिश नाम से न लेके उसका जो प्रतीक होता है उनके लैटिन नाम से क्या करते हैं लेते हैं। इसको हम अच्छे से समझ लिए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके इंग्लिश और लैटिन नेम में क्या होती है भिन्नता पाई जाती है। आइए अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि आयन क्या होता है, और जो आयन होता है उसकी सहायता से हम किसी भी सूत्र का निर्माण कैसे कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम समझते हैं आयन क्या होता है। आइए आयंस के बारे में समझ लेते हैं। आयंस क्या होता है यार, तो जो आयंस होता है ऐसा परमाणु या परमाणु समूह जिसपे अनिवार्य रूप से कुछ आयन पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं आयन कहते हैं। देखिए ये जो आयन होता है आपका दो टाइप का होता है। अगर हम आयन की बात करें तो दो टाइप का होता है, एक होता है धनायन और दूसरा क्या होता है यार, दूसरा होता है आपका ऋण आयन। तो आयन क्या होता है ये समझ में आ गया कि ऐसा परमाणु या फिर एक परमाणु हो, जैसे यहाँ पे परमाणु है ना, या फिर परमाणुओं का समूह, ऐसा परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह जिसपे अनिवार्य रूप से कुछ आयन पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयंस कहते हैं। ये जो आयंस होता है आयंस के भिन्न भिन्न सूत्र में उसके जो आयन होते हैं उस पर भिन्न भिन्न आयन पाया जा सकता है। जैसे ये मान लेते हैं इसका आयन है CO3, इस पर डबल माइनस आयन पाया गया है, तो भिन्न सूत्र कुछ और होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस पर क्या पाया गया है प्लस आयन पाया गया है। तो भिन्न भिन्न सूत्र पे भिन्न भिन्न आयन हो सकते हैं। अब इसके बाद क्या है यार, अच्छा यहाँ पे देखते हैं जो जितने भी काम के हैं सबको लिख लिए हैं। जैसे है आपका क्या कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन जो होता है वह CO3 पे डबल माइनस होता है। बाइकार्बोनेट आयन HCO3 पे -1 आयन होता है। सल्फेट आयन की बात करें तो SO4 पे डबल माइनस। बाइसल्फेट होता है HSO4 पे सिंगल माइनस। सल्फाइड का क्या होता है SO3 डबल माइनस। सल्फाइड और यहाँ पे सल्फाइड है। सल्फाइड में क्या होता है यार S पे डबल माइनस। और क्या है नाइट्रेट NO3 पे सिंगल माइनस। नाइट्रिक आयन का क्या होता है NO2 पे एक माइनस। और क्या है यार नाइट्राइड का क्या होता है N पे ट्रिपल माइनस। फास्फेट क्या होता है PO4 पे ट्रिपल माइनस और फास्फाइट PO3 पे ट्रिपल माइनस। और जो आपका फास्फाइड, ध्यान देने वाली बात यह है फास्फेट के बाद फास्फाइड, उसके बाद आता है आपका फास्फेट, उसके बाद फास्फाइट, उसके बाद फास्फाइड जो होता है वह P पे ट्रिपल माइनस होता है। उसके बाद क्या है यार क्लोराइड Cl पे सिंगल माइनस। क्लोरेट का ClO3 पे सिंगल माइनस।
पर क्लोरेट का ClO4 पे सिंगल माइनस, बोरेट का क्या होता है BO3 पे डबल माइनस, ऑक्जिलेट का क्या होता है C2O4 पे डबल माइनस। उसके बाद क्या है एसिटेट, एसिटिक एसिड हो गया, सिरका जो हो गया उसमें जो एसिटेट होता है CH3COO पे क्या हो गया सिंगल माइनस। उसके बाद फार्मिक आयन का होता है HCOO पे सिंगल माइनस। अमोनियम का क्या होता है NH4, अमोनियम क्लोराइड का नाम सुने हैं ना, तो वही है। उसके बाद हाइड्रोनियम H3O पे प्लस, और क्या होता है हाइड्रोजन H प्लस, हाइड्राइड H पे माइनस। अब इन सब की सहायता से आइए देखते हैं हम कैसे क्या बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है पहला क्या है कैल्शियम क्लोराइड, क्या लिखा गया है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम का सूत्र क्या होता है यार Ca, और क्लोराइड पकड़िए कहाँ पे है Cl, क्लोराइड का क्या होता है Cl, यहाँ पे होता है -1। और आपको बता दें जो कैल्शियम होता है दो संयोजकता वाला क्या है तत्व है, इस पे जो आवेश होता है वह कितना होता है 2 होता है। अब जब इसको सूत्र से बनाया जाता है तो इसका आवेश यहाँ पे चला जाता है और इसका आवेश यहाँ पे चला जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे यार, Ca का 1 Cl2, चूंकि जो 1 होता है इसको नहीं दर्शाया जाता, ये बन गया क्या CaCl2, यानी ये आपका कैल्शियम क्लोराइड बन गया। अगर हम पोटेशियम क्लोरेट की बात करें तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है यार K, और क्लोरेट किधर गया ये ClO3 पे माइनस। जो पोटेशियम होता है वह एक संयोजी वाला तत्व होता है, यानी अगर इस पे हम आयंस की बात करें तो इस पे जो आयंस होता है +1 होता है। ये आयंस वगैरह कैसे आता है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इस पे हम क्या करेंगे वीडियो बना देंगे अगर आप चाहे तो। ये क्या है आयंस है। अब देखिए इसका आयन यहाँ पे चला आएगा और इसका आयन जो है इस पूरे के साथ जाएगा, इस पूरे के साथ यहाँ चला आएगा। अब इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा K1, उसके बाद ClO3 पे 1। चूंकि जो 1 है इसको नहीं लिखा जाता तो इसको हम क्या कर सकते हैं यार KClO3, ये हमारा क्या बन गया पोटेशियम क्लोरेट। अगर ऐसे ही बात करें सोडियम बाइसल्फेट की तो सोडियम का संकेत क्या होता है यार Na, और बाइसल्फेट का HSO4 पे -1, ये बाइसल्फेट का है। देखिए जो सोडियम होता है वह भी आपका एक संयोजी वाला तत्व होता है, यानी इस पे जो आयंस होगा क्या होगा एक ठो धनायन होगा। अब वही बात इस धनायन को पकड़िए, इन पूरे के यहाँ पे लगा दीजिए और इसको पकड़िए और इसको पकड़ के कहाँ लगा दीजिए, इसको पकड़िए, इसको पकड़ के ले आके यहाँ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा यार Na1 HSO4 का 1। अब चूंकि 1 को नहीं लिखा जाता तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं NaHSO4, ये बन गया आपका सोडियम बाइसल्फेट। आगे क्या है यार, आगे आपका है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है उसको H से, और जो सल्फेट होता है उसको सल्फेट का कहाँ गया यार, ये सल्फाइड बाइसल्फेट, सल्फेट आयन SO4 पे डबल माइनस है, कितना है डबल माइनस। जो आपका हाइड्रोजन होता है उस पर कितना होता है यार एक संयोजी वाला तत्व है, जो हाइड्रोजन होता है उस पर प्लस आयन 1 होता है। एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन जब आयन की बात करेगा तो +1, और जब हाइड्राइड की बात करेगा तो वहाँ पे H पे -1, क्योंकि जो आपका H होता है वह ना तो धातु है ना ही अधातु, मतलब वो अपवाद के रूप में रखा गया है, उसको पूर्ण रूप से आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला है। कभी वो क्या करता है हाइड्रोजन के जैसा बिहेव करता है, और कभी क्या होता है कि इधर यस ब्लॉक के प्रथम ग्रुप के साथ क्या करता है वो अपना बिहेव दिखाता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बाइसल्फेट, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट की बात कर रहा है, तो ये जो आयन है इसके आयन इस पूरे पे चले जाएंगे, और यहाँ पे जो डबल आयन है माइनस वो चला आके यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा H2SO4, ये बन गया हमारा क्या हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये आपको ये समझ में आ गया कैसे क्या करते हैं कि आयन की सहायता से किसी भी सूत्र का जो वो होता है रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, ये आपको समझ में आ गया है। अब आइए अब हम आगे चलते हैं, जो सूत्र होता है वह क्या होता है, और सूत्र में भी हम पढ़ेंगे क्या एम्पेरिकल, जो खासकर जो आज का टॉपिक है हमारा क्या एम्पेरिकल फार्मूला, यानी मूलानुपाती सूत्र। और उस मूलानुपाती सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं किसी अणुसूत्र की गणना कैसे करते हैं, यानी अणुसूत्र कैसे निकालते हैं, उसको अब हम समझेंगे। किया गया है कि रासायनिक पदार्थों के सूत्र जो होते हैं वो वे क्या होते हैं। तो देखिए जो प्रतीकों का समूह होता है, वो जो प्रतीकों का समूह होता है किसी पदार्थ के अगर अणुसूत्र को दर्शाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। उस पदार्थ का उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं।
ये जो रासायनिक सूत्र है बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका मूलानुपाती सूत्र जिसे हम इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं, एक होता है अणुसूत्र जिसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और एक होता है संरचना सूत्र जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप का होता है। इसमें भी आपका जो ये है क्या आज का टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र, इसके ये मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और क्या करेंगे कि मूलानुपाती सूत्र से हम अणुसूत्र की क्या करेंगे, गणना करेंगे, यानी मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र की व्याख्या करेंगे, कैसे अणुसूत्र बनाया जाता है। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है यार कि यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरलतम पूर्णांक को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु जितने भी तत्व होंगे सबको एक साथ जोड़ लेंगे, उसके बाद संख्या के सरलतम उसका एक क्या लेंगे, सरलतम अनुपात लेंगे, लेकिन वो भी कैसा होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। जैसे पे यहाँ पे लिखा गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर इसका हम मूलानुपाती सूत्र लिखें तो ये क्या होगा यार, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर हाइड्रोजन का देखिए 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, अगर इनका सरलतम अनुपात निकालेंगे तो 1:1 आएगा, यानी ये हमारा बन गया क्या, H1ONO1, इसको हम ये कह सकते हैं HO। ये है किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सरलतम अनुपात। अगर वैसे ही बात करें हम ग्लूकोज की, किसकी, ग्लूकोज की, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज में, ग्लूकोज का सरलतम सूत्र देखें तो यहाँ पे सब में 6 क्या है, कॉमन है, तो उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। जिसमें जो संख्या कॉमन हो उसे पूरा क्या करें, भाग देके हटा दीजिए। यहाँ पे क्या होगा यार, इंपेरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र क्या बन जाएगा, C 6 दूनी 12 और 6 का 1 6, यहाँ पे 1H2 और O1, या इसी को हम लिख सकते हैं CH2O। ये बन गया क्या, मूलानुपाती सूत्र। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, C2H6O, इसको बोला जाता है एथिल अल्कोहल। C2H5OH क्या है, एथिल अल्कोहल है। अगर इसका मूलानुपाती सूत्र लिखें, देखो एथिल अल्कोहल का सूत्र तो ऐसा होता है, लेकिन जब हम इसका मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं तो समय क्या क्या करते हैं कि जो परमाणु होते हैं सभी परमाणु को जोड़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें एक सरलतम पूर्णांक निकालते हैं। तो देखिए, और सरलतम अनुपात निकालते हैं, ये भी कैसा होना चाहिए, सरलतम अनुपात हो और वो भी पूर्णांक, यानी कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो सबको क्या किए हैं, यहाँ पे जोड़ लिए हैं, C2H6O1। तो अगर इसका हम क्या करें, पूर्णांक निकालें, अगर इसमें भाग देना चाहें या फिर सरलतम पूर्णांक निकालें तो निकल नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इससे, इसमें भी 2 है लेकिन इसमें क्या है, 2 कॉमन है नहीं। तो इसका सीधा सीधा यही सूत्र हो जाएगा क्या, C2H6O1, यानी जिसका सरलतम पूर्णांक नहीं निकलता, जिस यौगिक का सरलतम पूर्णांक नहीं निकलता, उसका वही सूत्र ही क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला कहलाता है। आगे क्या है, यह है आपका क्या, ये एसिटिक एल्डिहाइड है। अगर इसका हम क्या निकालें, इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी परमाणुओं को इस यौगिक में जितने भी परमाणु हैं सभी को एक साथ करके जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे C2H4O2 हो गया है। अब क्या करेंगे, इसका हम इंपेरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा यार, अगर इसका मूलानुपाती सूत्र निकाले तो यहाँ पे C1H2O1 ये हो जाएगा, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, CH2O। तो यहां से देख पा रहे हैं आपको 2-3 बातें समझ में आ रही है। क्या मूलानुपाती क्या होता है, ये तो पता चल गया कि किसी भी यौगिक का सिंपलेस्ट क्या करें, पूर्णांक में, वो भी होल नंबर में क्या करें, उसका अनुपात निकाल लें उन तत्वों का, वही उसका क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है। एक बात और, अगर किसी तत्व का किसी यौगिक का आप क्या नहीं निकल पा रहा है और उसमें जो सरलतम अनुपात है वो भी पूर्णांक में नहीं निकल पा रहा है, तो उसका सूत्र ही, अणुसूत्र ही उसका क्या बन जाता है, मूलानुपाती सूत्र बन जाता है। एक बात और, 2 या 2 से अधिक यौगिक, अगर 2 यौगिक हैं तो उनके मूलानुपाती सूत्र जो होता है एक समान हो सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पे आपका यौगिक क्या था, एथिल अल्कोहल, किधर गया ये आपका क्या था, ग्लूकोज था, और ये क्या है, ये आपका एसिटिक एल्डिहाइड है। तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र और एसिटिक एल्डिहाइड का मूलानुपाती सूत्र एक ही जैसा आया है। तो देखिए, किसी भी यौगिक का अगर मूलानुपाती सूत्र मिला है तो उस मूलानुपाती सूत्र को हम देखकर ये नहीं बता सकते कि वह कौन सा यौगिक है। मूलानुपाती, अब क्या पता ये मूलानुपाती सूत्र CH2O है, तो क्या इसको देख के हम बता सकते हैं क्या कि ये इसका है, या फिर यही चीज या तो यहाँ पे मिला है ये इसका है। तो मूलानुपाती सूत्र को देखकर हम क्या किसी भी यौगिक की पहचान नहीं कर सकते हैं। और क्या है यार,
और ये मतलब दो या उससे अधिक यौगिकों का जो मूलानुपाती सूत्र होता है एक जैसा निकल सकता है। जिसका मूलानुपाती सूत्र नहीं निकलता उसका अणुसूत्र ही उसका मूलानुपाती सूत्र हो जाता है। तो ये था हमारा क्या मूलानुपाती सूत्र, इसको समझ गए हैं। आइए अब आगे हम समझते हैं अणुसूत्र क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे क्या संरचना सूत्र क्या होता है। देखिए अब समझते हैं हम अणुसूत्र क्या होता है। इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है यार कि यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के वास्तविक अनुपात से। यहाँ पे देखिए एक बात आया है क्या, वास्तविक अनुपात, जबकि मूलानुपाती सूत्र में क्या था यार कि एक सरलतम अनुपात होना चाहिए वो भी पूर्णांक में। और इसमें क्या है कि जो भी संख्या मिल रही है परमाणुओं की उसकी एक वास्तविक अनुपात से जो सूत्र बनता है, निर्मित सूत्र को हम क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। जैसे मीथेन, मीथेन में क्या होता है यार, कार्बन जो आपका होता है एक होता है और हाइड्रोजन कितना होता है, 4 परमाणु होता है। तो इसका एक वास्तविक क्या होता है, अनुपात है, जितना है कि उतना ही रहेगा। तो मीथेन का सूत्र क्या है, CH4 है। और क्या है यार, इथेन का क्या होता है, C2H6 है। ऐसे ही बात करें एसिटिक एसिड का तो क्या हो जाएगा, CH3COOH। तो ये क्या है कि एक वास्तविक अनुपात है, इसमें सभी क्या है, सभी तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें मतलब सिंपलेस्ट इसका क्या रेशियो नहीं लिया गया है। ये था हमारा क्या अणुसूत्र। अणुसूत्र की खासियत क्या होती है यार कि अगर हम अणुसूत्र की जो अणुसूत्र होता है अगर उसको देख के हम क्या कर सकते हैं, यौगिक को बता सकते हैं कि यह कौन सा यौगिक है। जैसे इसको अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसको हम देख के ये बता सकते हैं कि भैया ये हमारा एसिटिक एसिड है, इसको तो हम कभी मीथेन बोलेंगे नहीं। वैसे ये हमारा क्या है, CH4 मीथेन है, तो इसको हम क्या कभी एथेन तो बोलेंगे नहीं। तो क्या होता है, वही बात की मतलब इन सब को देखकर यौगिक की पहचान की जा सकती है। और क्या है यार, और ये है दूसरी बात ये कि भिन्न भिन्न यौगिक जो होते हैं उनके अणुसूत्र क्या होते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न होते हैं, कभी एक समान नहीं होगा। मीथेन का CH4, एथेन का C2H6 होता है। तो इन सभी के क्या है, ये जो अणुसूत्र हैं हमेशा भिन्न भिन्न होता है। जबकि मूलानुपाती सूत्र में क्या था, मूलानुपाती सूत्र में यह था कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों का जो मूलानुपाती सूत्र होता है वह एक जैसा हो सकता है, और वो करके दिखाए भी थे। और इसमें हमेशा क्या होता है, भिन्न होता है। अब आइए आगे ये समझते हैं क्या संरचना सूत्र क्या होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, ये संरचना सूत्र। इसको हम कहते हैं रचनात्मक सूत्र, भी एक नाम और से जाना जाता है क्या, रचनात्मक सूत्र। रचनात्मक या फिर संरचना सूत्र क्या होता है यार कि अगर कोई यौगिक है और उस यौगिक में उसका बंध विन्यास दिखाया जा रहा है। बंध विन्यास का मतलब कि कितने बॉन्ड से कौन क्या कैसे बंधा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संरचना सूत्र या फिर रचनात्मक सूत्र कहते हैं। अगर बात करें हम एसिटिक एसिड की तो ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड का ये अणुसूत्र है, यहाँ पे सूत्र दिखाया गया है। अगर इसकी हम बात करें संरचना सूत्र की तो संरचना सूत्र क्या होगा यार, C। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन क्या हैं, बंधे हुए हैं, तो इसको हम दिखाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इधर, सॉरी एक बंध से इधर बंधा हुआ है, कार्बन से एक हाइड्रोजन इधर बंधा हुआ है। उसके बाद क्या है, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है। उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, फिर क्या जुड़ा हुआ है, आपका हाइड्रोजन। यह संरचना सूत्र दिखा रहा है किसका, एसिटिक एसिड का। ऐसे ही बात करें हम एथेन का तो एथेन में क्या है यार, कार्बन कार्बन, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। एक मिनट, इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको अब यहाँ कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्या, एथेन। एथेन में कार्बन कार्बन से, और ये जो कार्बन से हाइड्रोजन है किस तरीके से बंधा हुआ है दिखा रहा है। अगर बात करें हम एथिल अल्कोहल की तो देखिए एथिल अल्कोहल का C2 है, एक मिनट, C, यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ पे OH, या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं OH। तो ये है हमारा क्या, इसका एथिल अल्कोहल का संरचनात्मक सूत्र। तो ये समझ में आ गया मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, और संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। संरचनात्मक या फिर रचनात्मक सूत्र क्या होता है। रचनात्मक सूत्र यही कहता है कि यौगिक में अगर यौगिक में बंध विन्यास है, किस तरीके से प्रत्येक यौगिक एक बांड से या डबल बांड से या फिर ट्रिपल बांड से बंधे हुए हैं उसको प्रदर्शित करिए, वही हमारा क्या कहलाएगा, संरचनात्मक सूत्र कहलाएगा या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाएगा। अब आइए आगे ये समझते हैं मूलानुपाती सूत्र से हम अणुसूत्र कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है या प्रतिशत संघटन कैसे निकाला जाता है। आइए उसको समझते हैं। देखिए अगर बात करें प्रतिशत संघटन की
यानी अभी जो एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको समझ लेते हैं। प्रतिशत संगठन की या फिर परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो ये क्या होता है, यौगिक का द्रव्यमान, जिस यौगिक में जिसका निकालेंगे उस पूरे यौगिक का द्रव्यमान बटे जिस घटक का निकालेंगे उसका द्रव्यमान गुणे क्या करेंगे 100 कर लेंगे। यहाँ पर लिखा गया क्या है, मास ऑफ डेड क्वांटिटीज कंपाउंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट जिस घटक का निकालना है, और यहाँ पे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका परसेंटेज निकल जाएगा। कह रहा है कि H2O में यानी जल में ऑक्सीजन की कितना परसेंटेज है यार, तो यहाँ पे हम परसेंटेज इसका ऑक्सीजन का निकालेंगे तो क्या होगा, यौगिक का द्रव्यमान यानी H2O का द्रव्यमान कितना होगा 18, अगर अणुभार निकालेंगे तो 18 ही आएगा, और ऑक्सीजन की कितना होता है 16, गुणे क्या करेंगे 100, यही इसकी क्या निकल गई परसेंटेज, जो हल करेंगे जो भी आएगा परसेंटेज हो गया। आगे क्या है NaCl में क्लोरीन की, तो देखिए परसेंटेज निकालेंगे किसी क्लोरीन की, तो जिसकी निकाली जाती है ये NaCl जो है इसको जोड़ देंगे पूरा, ये कितना आएगा, ये आपका 23 प्लस 35.5 बटे क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन का नीचे रख लेंगे 35.5 गुणे क्या करेंगे 100, बाकी इसको हल करेंगे जो आएगा वही उसका परसेंटेज होगा। H2SO4 में अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज की बात करें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना निकलेगा यार, H2SO4 का अणुभार रखेंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 98 आएगा बटे, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है यार 16, यहाँ पे रखेंगे 16 गुणे क्या हो जाएगा 100, इसको भी हल कर लेंगे जो भी आएगा क्या होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये प्रतिशत संघटन निकालना जान गए कि किसी भी यौगिक में किसी अगर एक घटक का क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो निकाला कैसे जाता है, उस यौगिक का क्या रखेंगे मास रखेंगे, यानी उस यौगिक का द्रव्यमान रखेंगे या फिर अणुभार रखेंगे, बटे क्या करेंगे जिस घटक का पूछे बटे में उसका क्या रहेगा द्रव्यमान या फिर परमाणु भार रहेगा, गुणे क्या करेंगे 100 कर लेंगे। ये तो समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं मूलानुपाती सूत्र की गणना की जाती है कैसे। अच्छा एक बात और, 2-3 सूत्र है इसको समझ लेते हैं उसके बाद। देखिए यदि यौगिक का घटक यदि यौगिक का वाष्प दाब दिया हो, वाष्प दाब ज्ञात हो, तो जो यौगिक का अणुभार निकलता है, अणुभार वह होता है 2 गुणे वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व, इसको वाष्प घनत्व कहते हैं, वाष्प घनत्व। अगर यौगिक का वाष्प दाब दिया है तो अणुभार निकालने के लिए 2 गुणे क्या करते हैं वाष्प घनत्व से गुणा कर देते हैं। उसके बाद ये है कि देखिए जो आपका अणुसूत्र ज्ञात किया जाता है, क्या अणुसूत्र, वह होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, और यहाँ पे होता है यन, क्या होता है यन। अब ये यन क्या है, यन निकालने के लिए हम करते क्या है, यन बराबर अणुभार क्या रखेंगे, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ये फार्मूला आपको याद करके रखना है, मार्कर बिना गिरे काम नहीं बनता हमारा, ससुरा गिरेगा जरूर। ये है आपका फार्मूला यन का। देखिए अगर अणुभार दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अणुभार नहीं दिया है उसकी जगह पे वाष्प घनत्व दे रखा है तो हम उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा अणुभार निकल जाएगा। उसके बाद अणुसूत्र जो होता है, हमें अणुसूत्र ही निकालना है, मूलानुपाती सूत्र की सहायता से अणुसूत्र निकालना है। तो अगर मूलानुपाती सूत्र निकाल लेंगे और अणुसूत्र निकालने की जब बात कहेगा तो मूलानुपाती सूत्र और उसके नीचे यन लगा देंगे मल्टीप्लाई करके। ये यन क्या है अभी आगे आएगा। ये जो यन होता है, यन कैसे निकाला जाता है, तो यन बराबर होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। आइए अब हम आगे समझते हैं एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। हमें मूलानुपाती सूत्र निकालना है, यार ढक्कन उल्टा पुल्टा बंद कर देते हैं। मूलानुपाती सूत्र की गणना कैसे की जाती है, सुनिए, कोई भी मान लेते हैं यौगिक है और उसमें जो यौगिक है वह यौगिक जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। यहाँ पे क्या है तत्व है, जो यौगिक है वह 3 तत्वों से मिलके बना है और कह रहा है कि प्रत्येक जो यौगिक है उसका क्या प्रतिशत संघटन दे रखा है पहले से ही, यानी उसमें उसकी परसेंटेज दे रखा है, प्रतिशतता क्या दे रखा है प्रतिशतता। एक का मान लेते हैं, अभी बस ऐसे ही समझा दे रहे हैं, उसके बाद एक सवाल देंगे सब समझ में आ जाएगा। प्रतिशतता इसमें दिया है कितना, इसका मान लेते हैं 40% दिया है, इसका मान लेते हैं 6.67% है
और ऑक्सीजन का, तो दोनों को जोड़ के 100 में से निकाल लेंगे, या फिर इसका भी दिया है, मान लेते हैं कितना है 53.33%। अब देखिए ये तो तत्व था, उसकी परसेंटेज दे रखा है। आपको एक बात याद होना चाहिए, जो तत्व होता है उसका परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार हमेशा याद रखना चाहिए। तो हम परमाणु भार अपने से याद करके यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, तत्व, तत्व के बाद उसकी प्रतिशतता लिखा जाता है, उसके बाद क्या, परमाणु भार। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का होता है 16। अब यहाँ पे जो निकाला जाएगा वो क्या निकाला जाएगा, उसे हम कहते हैं आपेक्षिक भार या फिर आपेक्षिक भार संख्या। क्या है, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकाला जाता है। ये जो परमाणु की आपेक्षिक संख्या होती है ना, इसको कैसे निकालते हैं समझ लीजिए थोड़ा सा। इंक बड़ा जल्दी खत्म हो गया यार। हेलो, चलो ना। देखिए परमाणु की आपेक्षिक संख्या कैसे निकाली जाती है, इसको हम कहते हैं प्रतिशतता, और उसमें बटे कर देते हैं प्रतिशतता, उसमें भाग दिया जाता है परमाणु भार से। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, परमाणु की आपेक्षिक संख्या। तो भाग दे, प्रतिशतता कितना है, कार्बन का कितना परसेंटेज है यार 40, कितने से भाग देंगे, इसके परमाणु भार से 12। हाइड्रोजन का कितना है 6.67, कितने से भाग देंगे, इसके परमाणु भार 1 से। ऑक्सीजन का कितना है 53 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 53.33 बटे 16, इसका परमाणु भार कितना है 16 है, 16 से। अब क्या करेंगे, इन सब का भाग दे देंगे और यहाँ पे फिर निकालेंगे हम क्या, सरल अनुपात। सरल अनुपात कैसे निकलता है यार, देखिए अगर हम भाग देंगे ना, हाँ सरल अनुपात ये, अगर हम भाग देंगे इसको तो ये आएगा 3.33 और ये आपका आएगा 6.67 और इसको भाग देंगे तो ये भी आएगा 3.33। अब ये जो सरल अनुपात आया है इसको यहाँ पे लिखते हैं 3.33, उसके बाद क्या है यार 6.67, उसके बाद क्या है 3.33। देखिए सरल अनुपात कैसे निकाला जाता है, ये इतना मान इसका आ गया। अब पकड़िए इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या ये है ना 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 ना, ये है ना, दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को पकड़ लीजिए, चाहे इसको पकड़िए चाहे इसको पकड़िए, दोनों एक ही जैसे हैं। और इनसे क्या करिए, सब में भाग दे दीजिए, 3.33 इसमें भी भाग दीजिए 3.33 और इसमें भी भाग दीजिए 3.33। जब भाग देंगे ना तो ये आपका आएगा 1, ये आएगा आपका लगभग 2 और ये आपका आएगा कितना 1। ये था हमारा क्या, पूर्णांक, सरल पूर्णांक। क्या है, सरल पूर्णांक निकल गया 1 2 1, 1 2 1 के रूप में निकल गया। अब देखिए मूलानुपाती सूत्र अब कैसे निकलेगा, इसको डब्बे में करते हैं बंद, बंद कमरे में प्यार करेंगे, ये बंद अरे बंद कमरे में कैलकुलेट करेंगे यार, उल्टा पुल्टा नहीं सोचना। अब क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र कैसे निकलता है, कार्बन का रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं कितना है, 1:2:1, यानी जो मूलानुपाती सूत्र बना C1H2O1 बना। अब कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें, अब ये तो था इतना, अगर सवाल में दे दिया कि यदि यह यौगिक का क्या है, मूलानुपाती सूत्र है, और सवाल में कह रहा है यदि यौगिक का अणुभार कितना है यार, मान लेते हैं कितना दिया है 60, कितना है 60 ग्राम हो तो क्या करना है यार, अणुसूत्र ज्ञात करना है, अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो आपको बताए थे पहले ही, अगर अणुभार दिया है तो सही है, नहीं दिया है तो 2 गुणे क्या करेंगे वाष्प घनत्व, जिसमें वाष्प घनत्व न देके सीधा सीधा क्या दिया है, अणुभार ही दिया है। अब हमें ये पता है जो अणुसूत्र होता है, क्या अणुसूत्र,
वह क्या होता है यार, मूलानुपाती सूत्र, और नीचे क्या लगता है, यन। यहाँ पे रहेगा क्या, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, और यहाँ पे रहेगा यन। अब यन कैसे निकालें, तो यन निकालने के लिए बोला गया है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। तो सबसे पहले हम इसका सूत्रभार निकाल लेते हैं। इसका सूत्रभार निकालेंगे तो कितना आएगा, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना, 30 आ गया। अब क्या करेंगे, यन निकालेंगे। यन कैसे निकाला जाता है, यन बराबर अणुभार, अणुभार कितना है, अणुभार आपका 60 ग्राम है बटे क्या करेंगे 30, इसको काटेंगे कितना आएगा 2। अब निकालेंगे हम अणुसूत्र, अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र C1H2O1, यहाँ पे क्या करेंगे 2। अब इस 2 को सब में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसको जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, C2H4O2, यही आपका निकल के आ गया क्या, अणुसूत्र। देख के आप बता सकते हैं ये किसका है, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, ये आपका है CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। तो समझ में आ गया मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यौगिक बना है उसमें कितने तत्व हैं, तत्व को यहाँ पे अरेंज करेंगे और उस तत्व की कितनी परसेंटेज दिया है यहाँ पे लिखेंगे, परसेंटेज सवाल में दिया रहेगा। उसके बाद परमाणु भार तो सबको पता होना चाहिए, ये जरूरी है, तो परमाणु भार लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, परमाणु की अपेक्षिक संख्या निकालेंगे। परमाणु की अपेक्षिक संख्या कैसे निकलती है यार, जो परसेंटेज है उसी में उसी तत्व का परमाणु भार से क्या करिए, भाग दे दीजिए। अब सरल अनुपात, सरल अनुपात कैसे निकलता है, भाग देने के बाद सबको इधर बराबर कर लीजिए। अब इनमें से जो सबसे छोटी संख्या हो उससे सब में क्या करिए, भाग दे दीजिए, और भाग देने के बाद क्या होगा, एक तो सरल अनुपात मिलेगा, 1 2 1 के रूप में, और इसको पूर्णांक के रूप में लेना है। तो यहाँ पे हम पूर्णांक ले लेंगे इसको। तो पूर्णांक मतलब ये है कि अगर इसके बाद मान लेते हैं 0.1 आता तो 1 को छोड़ देते हैं, बात समझ पा रहे हैं, एक सरल पूर्णांक में होना चाहिए। तो 1 2 1 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। मूलानुपाती सूत्र कैसे निकलता है यार, कार्बन का कितना रेशियो 1 आया है, हाइड्रोजन का 2 आया है, O का 1 आया है, CHO करेंगे और इसका क्या रखेंगे, हम पूर्णांक जो आया है उसको रख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये मूलानुपाती सूत्र मिल गया। अब कह रहा है कि यदि यौगिक का अणुभार 60 ग्राम हो तो अणुसूत्र क्या होगा। यौगिक का अणुभार दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है जो अणुसूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र कोष्टक में, और नीचे क्या रहता है यन, यानी यन का इसमें मल्टीप्लाई रहता है। और ये यन कैसे निकलता है, यन बराबर होता है अणुभार बटे मूलानुपाती भार। तो अणुभार 60 ग्राम, मूलानुपाती सूत्रभार कितना होता है नहीं पता, लेकिन इससे हम निकाल सकते हैं, यही है ना आपका मूलानुपाती सूत्र। इससे क्या निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। जब निकालेंगे तो ये 30 आया, 30 से इसमें क्या किए, भाग दिए, तो यन का मान 2 आ गया। अब अणुसूत्र को ये वाला फार्मूला रख के 2 यहाँ पे रख दिए, बाकी क्या किए, इसको हल किए, अणुसूत्र मिल गया। तो ये समझ में आ गया। आइए एक तो सवाल और कर लेते हैं, क्वेश्चन बना के, मतलब कैसे दिया रहता है, उसके बाद फिर इसको ख़त्म करते हैं। आइए एक सवाल और हल कर लेते हैं। देखिए इसमें यह कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन है उसकी परसेंटेज इतना दिया है, कितना 52.18%। तो उसके बाद हाइड्रोजन जो है उसका जो परसेंटेज दिया है कितना 13.04%, यहाँ पे परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज। तथा कह रहा है शेष ऑक्सीजन है, इतना ये, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए कह रहा है शेष है। तो शेष का मतलब कितना होगा यार, जो परसेंटेज होता है अपने आप में 100 होता है, तो 100 में से इसकी और इसकी परसेंटेज घटा देंगे, कितना, ये आपका 52.18 और प्लस कितना है 13.04%। इसको क्या करेंगे, पूरे में से घटा देंगे, तो जो आएगा वो किसका रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा, वह ऑक्सीजन का परसेंटेज रहेगा। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो ये आएगा कितना 34.78, यानी 34.78% आएगा कितना, ऑक्सीजन का। अब उसके बाद कह रहा है कि इस यौगिक का वाष्प घनत्व, देखिए यहाँ पे वाष्प घनत्व दिया है, क्या, वेपर डेंसिटी दिया है। तो कह रहा है कि यौगिक का क्या करिए, अणुसूत्र निकालिए, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र आना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे। मूलानुपाती सूत्र में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो तत्व है उसको लिखा जाता है। तो कौन कौन तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, सबको लिखिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। उसके बाद इसका परसेंटेज लिखना होगा। परसेंटेज कितना है यार, परसेंटेज है आपका 52.18%। इसका है कितना 13.04%।
और इसका कितना है यार शेष 34.78%। ये इसका परसेंटेज है। अब परमाणु भार तो आपको याद करना पड़ेगा। कार्बन का कितना होता है 12, इसको हम बता दिए हैं। जो मोस्ट हैं क्या मतलब कि जो ज़्यादा आते हैं उसको हम लिखवा दिए हैं। उसके बाद हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 से 10। अब क्या निकालेंगे, अपेक्षिक परमाणु संख्या कैसे निकाला जाता है, प्रतिशतता बटे परमाणु भार। प्रतिशतता कितना है यार 52.18 बटे क्या करेंगे 12 से भाग देंगे। ये है आपका कितना 13.04, इसमें भाग देंगे 1 से। ये कितना है यार 34.78, इसमें भाग देंगे कितने से 16 से। जब भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा एक का आएगा 4.35, इसका मान आएगा 3.04 और इसका मान आपका आएगा 16 दूना 32, 2.17। कितना आया 2.17। अब कह रहा है इसका सरल अनुपात लेना है। सरल अनुपात कैसे निकालते हैं यार, सरल अनुपात निकालने के लिए पहले जो इसका ये अनुपात मिला है, ये अपेक्षित संख्या मिला है, इसको लिखो 4.35, इसका कितना आया है 13.04, इसका कितना आया है 2.17 और सब में क्या करेंगे 2.17 से, यानी जो इसमें से सबसे छोटी संख्या होगी उसे क्या करेंगे भाग देंगे। तो इसमें किससे भाग देंगे 2.17, इसमें भी भाग देंगे 2.17, इसमें भी भाग देंगे 2.17। देखिए ये तो 1 आएगा कितना 1, अगर इसका भाग देंगे तो 2 छांग 12, यानी ये नियर अबाउट कितना जाएगा 6 बार जाएगा, 6 से कुछ पॉइंट 6 दशमलव समथिंग होगा, ऐसे समझिए 6 दशमलव कुछ आएगा। अगर इसका भाग दें तो 2 दूना 4, 17 दूना 34, 35, तो ये आपका ये भी कितना आएगा 2 दूना 2 दशमलव कुछ में जाएगा। तो अब जब सरल पूर्णांक लिया जाता है, अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू सही है 2 दशमलव कुछ भी होगा तो जो होगा, देखिए अगर इसका पूर्णांक की बात करें तो इसमें क्या लेंगे यार 2 लेंगे, इसका कितना लेंगे 1 लेंगे, 6 लेंगे, इसका कितना लेंगे 1 लेंगे। ये हमारा क्या मिल गया सरल पूर्णांक, यानी वो पूर्णांक में होना चाहिए, सरल अनुपात से उसका पूर्णांक मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम डब्बा में बंद करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे। मूलानुपाती सूत्र कितना है यार, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना आया हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन कितना आया 1, ये आया है 6, इसका मान 1, यानी क्या बना यार मूलानुपाती सूत्र C2H6O1, क्योंकि इसमें कोई सिंपल रेशियो नहीं, जो मिल रहा है वही है, सिंपल रेशियो ये मिल रहा है, तो C2H6O1 ये मिला। अब कर रहा है इसका अणु सूत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अणु सूत्र। अणु सूत्र बराबर क्या होता है यार मूलानुपाती सूत्र और यहाँ क्या करते हैं यन पता है, बिल्कुल नहीं पता है। अगर यन नहीं पता है तो कैसे निकालते हैं, वही यन बराबर क्या होता है यार अणुभार, क्या अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। यन बराबर अणुभार कितना है यार, ना 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 अणुभार नहीं दिया है, इसका घनत्व तो दिया है। हम जानते हैं क्या जो अणुभार होता है वह 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, बटे कर देंगे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा यार कार्बन का कितना हो जाएगा 12, 12 दूना 24 प्लस हाइड्रोजन का 6 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये आपका 40 और 40 6 46, कितना आया यार 46। यन बराबर 2 गुणे 23/46, वही चीज़ ये आ गया ऊपर। अच्छा वाष्प घनत्व तो कितना 23, सही है 46। इसको हम हल करेंगे, कितना आएगा 46/46 काटेंगे, कितना आएगा 1, यानी यन का मान कितना आया 1। अब इस यन का मान कहाँ रखेंगे यहाँ पे, यानी आपका अणु सूत्र क्या मिला, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र C2H6O1 और यहाँ पे क्या रहता है यन की जगह पे 1, हल करेंगे क्या आएगा C2H6O1,
ये है आपका क्या, अणुसूत्र। और ये आपका कौन सा फार्मूला है, समझ पा रहे हैं? ये आपका है C2H5OH, यानी एथिल एल्कोहल है, C2H5OH। तो देख पा रहे हैं क्या एम्पेरिकल फार्मूला से हम अणुसूत्र कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।